नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री सर। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं और सबसे पहले सर को प्रणाम करते हुए, सर धन्यवाद धन्यवाद। जो नई पत्रकारिता की आप पारी शुरू करने वाले हैं और अंततोगत्वा मैं पिछले 2 साल से विनती कर रहा था आपसे कि सर आप यूट्यूब पे आइए, ज्यादा निष्पक्ष हो पाएंगे, खुल के बोल पाएंगे, राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। तो आपने बालक का निवेदन स्वीकार किया और अगले 5-6 दिन में आप यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। उसके लिए सर बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद, आभार भाई। सर कल एक मेरे यूपी के बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि अभिषेक, जाने अनजाने में भाजपा ने वो तार को छू लिया जिसमें बिजली नहीं आती थी लेकिन अभी करंट दौड़ रहा है। और ये वाटर लू मूवमेंट जो यूजीसी के नए प्रावधान आए हैं, ये इनके लिए वाटर लू मूवमेंट साबित हो सकता है। और एक जो आक्रोश है उन्हें अभी ग्राउंड पर नहीं दिखेगा या फिर सोशल मीडिया पर उस तरह से नहीं दिखेगा जो अंडर करंट फैल रहा है। पहले सर यूजीसी के ये नए रेगुलेशंस और इस पर आपका क्या वक्तव्य है सर? मैं मानता हूं कि 2012 में इसी ढंग के प्रावधान आए थे, कुछ कुछ इसी के कुल गोत्र के प्रावधान थे वो भी। ठीक, ये जो 26 वाला नया आदेश है ये भी फरवरी 2025 से पब्लिक डोमेन में था कि चर्चा पर चर्चा हो, इस पर संवाद हो जाए। मैं इसकी तकनीकी पक्ष में नहीं जाता कि कहाँ कॉमा लगा है और कहाँ फुल स्टॉप लगा है। मैं मूल बात जानता हूं और मूल बात ये कि किसी भी आदेश अध्यादेश कानून का असर इस बात से मापा और नापा जाना चाहिए कि प्रभावित वर्ग यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर उसका क्या असर पड़ेगा और उसका क्या संदेश जा रहा है। महत्वपूर्ण बात ये, इस यूजीसी के नए विधान का जो संदेश है वो तनाव पैदा करने वाला है, वो सामाजिक तनाव पैदा करने की दिशा में आगे जा रहा है। ये चीज खतरनाक है। कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान हो, उसकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि सामाजिक सद्भाव कायम रहे, समाज में विघटन नहीं आए। यहां तक बात समझ में आती है कि भाई रैगिंग नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, समानता का सिद्धांत लागू हो, सब बात। मैं तो कह रहा यूजीसी स्कूल और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में क्यों, पूरे देश में, पूरे विश्व में समानता का सिद्धांत लागू हो, अवसर की समानता सबको मिले। लेकिन उस अवसर के समानता के मसले में अगड़ा पिछड़ा, दलित, ठाकुर, बनिया, बामन ये ना कर जो हो रहा है। एक बात, एक सिद्धांत रखिए, अवसर की समानता, बात खत्म हो गई। इसमें अगड़ा भी आ गया, पिछड़ा भी आ गया, दलित भी आ गया, वंचित भी आ गया, शोषित भी आ गया, अल्पसंख्यक भी आ गया, बौद्ध भी आ गया, नव बौद्ध भी आ गया, इसमें बचा कौन? बिल्कुल। अगर हम ये कहते हैं कि 150 करोड़ लोगों को देश में अवसर की समानता देने के लिए यह राष्ट्र संकल्पबद्ध होता है तो इसमें तो सब कुछ आ गया ना। बिल्कुल। इसमें पीडीए, सीडीए, बीडीए अलग अलग करेंगे क्या? नहीं ना। हो तो रहा है। संघर्ष वहीं से शुरू होता है जहां से ऐसी धारणा बन जाए। अब एक कमेटी बनेगी हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्थान में, ठीक है भाई, बनाना चाहिए। वो कमेटी भेदभाव की घटनाओं पर निगाह रखेगी और उनको एक लॉजिकल एंड तक ले जाएगी, दंड विधान तक ले जाएगी। उस कमेटी में पिछड़ा होगा, मतलब ओबीसी होगा, दलित होगा, आदिवासी होगा, विकलांग होगा, महिला प्रतिनिधि होगा। तो वो जो मुट्ठी भर बच गए उनका भी एक आध प्रतिनिधि रख लेते, इसमें क्या समस्या थी? कोई पुलिस पकड़ लेती? नहीं ना। यहाँ तो क्लियर कर दिया गया कि तुम ऑपरेशन हो और कॉलेज के कहीं मान लीजिए शिकायत अभिषेक के लिए हुई, तो अभिषेक कल कोर्ट जाएंगे, वो कहेंगे सर हमारा तो प्रतिनिधि कोई था ही नहीं कमेटी में, मेरी आवाज कैसे सुनी जाती? आप समझ रहे ना। तो जो चीजें ऑब्वियस तौर पर इस बात की ओर इशारा करे कि समानता की लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसमें ही असमानता है, तब खतरा पैदा हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस देश ने इस ढंग की लड़ाई एक दौर में देखी है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता,
हम लोग तो पत्रकारिता कर ही रहे थे, देख ही रहे थे चीजों को। जी। गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, क्या दृश्य बना, लोगों ने जान दे दी। समानता हो, जो वंचित है वो मुख्य धारा में आए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इनसे किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। लेकिन चीजों को इतने भद्दे और भोले ढंग से नहीं किया जाना चाहिए जो अंततः तनाव की ओर ले जाए एक बड़े समाज के हिस्से को। जी। सर, क्या भाजपा के जो नेता लोकसभा में बांसुरी स्वराज जी थी, इस कमेटी के अंदर अन्य नेता बीजेपी के थे, संबित पात्रा साहब थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, ये लोग इंदिरा जयसिंह के पीआईएल के चक्कर में ट्रैप में फंसे, समझ नहीं पाए कि पूरी दुनिया में इस प्रकार की चीजों के नाम पर कैलिफोर्निया से लेकर के अन्य कई यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारा ट्रायल एंड टेस्ट किया गया, फिर इस आइडिया को पूरी तरह से कि सामने वाले को ऑपरेसर मान करके बनाया गया और डंप कर दिया गया। तो भारत जहां पर हर बात पर जाति का एंगल होता है, मैंने नाम रखा है सर जौहर यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका नाम जेएनयू है, लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसके अंदर क्लियरली लिखा गया कि ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, और उनके अंदर उनके पास अगर ये वेपन आ जाए तो क्या इस वेपन का दुरुपयोग नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। देखिए, भारत को इस बात से सबक सीखना चाहिए कि तमाम ऐसे कानून हैं जो बनाए तो नेक नियति से गए, लेकिन बाद में उनका दुरुपयोग बहुत हुआ। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि कानून ना बनाए जाएं इस डर से कि दुरुपयोग होगा, हर कानून में दुरुपयोग की गुंजाइश होगी, लेकिन कम से कम कहीं ठहर के ये भी सोचा जाना चाहिए कि अगर दुरुपयोग हद से ज्यादा बढ़ गया है तो कानून में कुछ संशोधन होने चाहिए। ये उन चीजों पर लागू है जिनके कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अब जो नई व्यवस्थाएं बन रही है, यूजीसी वाला मसला, उनमें तो हमको अतीत के अनुभव से सीखना चाहिए। इसी मिजाज के जो अन्य कानून बने हैं, उन कानूनों में उनके उपयोग से ज्यादा घटनाएं उनके दुरुपयोग की आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी है कि पहले, बड़ा ये माइन्यूट चीज है लेकिन ये जमीन पर विस्फोटक असर डालेगी। पहले जब इसका प्रारूप जनता के लिए डाला गया, यानी पब्लिक डोमेन में डाला गया 2025 फरवरी में कि भाई इस पर चिंतन मनन कर लो सब लोग, तब उसमें एक क्लॉज था, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, कि वो क्लॉज ये था कि इसमें अगर शिकायत झूठी पाई गई और साक्ष्य झूठे पाए गए तो दंडित होगा झूठी शिकायत करने वाला। ठीक, जब ये लिखित पढ़त में निर्देश आया अभी 26 में, तो वो क्लॉज गायब हो गया। क्यों? जो क्लॉज जब आपने जनता के बीच में इसको डाला था उसमें वो व्यवस्था थी कि अगर झूठी शिकायत की गई तो झूठी शिकायतकर्ता को दंड होगा, जुर्माना लगेगा, उसके बाद पहली वार्निंग होगी, फिर जुर्माना होगा, फिर संस्थान से निकाला जा सकता है और फिर दंडित भी किया जा सकता है। 4 लेयर्स में बात थी। फिर वो हटा क्यों दिया गया? झूठी शिकायत क्यों स्वीकार्य हो और झूठी शिकायत करने वाला दंडित क्यों ना हो? वो किसी जाति का हो, वर्ग का हो, समाज का हो, अगड़े का हो, पिछड़े का हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई हो, तो झूठी शिकायत करे उसको तो दंड मिलना चाहिए। वो क्लॉज हटा दिया, यानी अब इसके दुरुपयोग के लिए ये व्यवस्था हाईवे पर आ गई, दुरुपयोग के एक्सप्रेसवे पे आ गई, जहां कोई गति अवरोधक है ही नहीं। बिल्कुल, जिसका मन आए वो उसके खिलाफ शिकायत ठोक दे। मान लो शिकायत फर्जी भी निकले तो कुछ नहीं, अपना पान खाए तो मस्त घूमे, क्योंकि उसके खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इसके पीछे लगता है कि कुछ एक माइंडसेट भी काम कर रहा है, एक अलग किस्म का, अलग किस्म का माइंड। सारी चीजें यथास्थिति पर भी मान लें, इतना ही होता बहुत स्पष्ट ढंग से कि झूठी पाई गई शिकायत तो खैर नहीं है, इतना ही होता तब भी हम मान लेते कि चलो भाई ठीक है, कुछ तो हमारे पास भी रहता, हमारे हाथ में बचा। सिर्फ ये सिद्ध करना है कि ये शिकायत झूठी है, फिर झूठ बोलने वाले को दंड मिलेगा ताकि बाकी लोग झूठ बोलने का साहस नहीं करें। वो क्लॉज भी गायब है।
इसलिए जो आक्रोश दिख रहा है देश भर में, वो इसलिए दिख रहा है। और मैं तो कहता हूं, सबको न्याय देंगे हम, सबको समानता का अवसर देंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये क्यों नहीं बोला जाता है? इसको देंगे, ये उसको देंगे, इसको, ये क्यों करते हो? 1000 जातियां, 5000 उपजातियां और गोत्र लिखे हम, और 16-17 मजहबों के नाम लिखे, इससे अच्छा ये नहीं लिखते कि 150 करोड़ लोगों को? बिल्कुल, इसमें क्या समस्या है? कोई जिसके नाम समस्या। छूट जाए वो नाराज हो? ये क्यों किया जाता है? सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए, हर छात्र को समानता का अवसर होगा, इसी से बात खत्म हो जाती। ठीक। यूजीसी को इतनी लंबी कचहरी लगाने की क्या जरूरत थी? हर नौजवान को समानता का अवसर होगा, भेदभाव मुक्त कैंपस होगा, बात खत्म हो गई। ये सबसे बड़ी बात तो यही है सर कि अब वहां पे सवर्ण समाज का बच्चा पढ़ने जाएगा तो मित्र बनाते थे पहले हम लोग, तो हमने जातियां आज तक नहीं पूछी, लेकिन अब इस नियम के अनुसार वो देखेगा कि कहीं सामने वाला उस जाति का है, तो भाई किसी बातचीत के भी क्रम में कुछ हो गया तो मैं फंस सकता हूं। तो आदमी पढ़ाई नहीं देखा, पूरा कैंपस का माहौल खत्म हो जाएगा फिर तो। वही कह रहा हूँ कि कैंपस में अजब अजब किस्म की भयानक और विद्रूप शक्ल की दीवारें खड़ी हो जाए। वो दीवारें शिक्षा के पूरे वातावरण को दमघोटू बना दें। शिक्षा का मंदिर, सीखने सिखाने का स्थान इस ढंग के वातावरण में सांस नहीं ले सकता, जी नहीं सकता। वहां तो जाल फेंकने और जाल से बचने की लड़ाई में पूरा समय बीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जाल फेंकना है और दूसरा कह रहा है बाबा रे बाबा बचो, तो पढ़ेगा कैसे कौन का? किसी के भी करियर को किसी भी क्षण में शिकायत के जरिए भी आप दांव पर लगा दें, ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये हो जितना कठिन दंड दोषी को पाए जाने वाले नौजवान के लिए निर्धारित हो, उससे ज्यादा कठिन दंड, उससे ज्यादा, उसके बराबर नहीं, उससे ज्यादा कठिन दंड इस बात के लिए हो कि अगर शिकायत झूठी पाई जाए तो शिकायतकर्ता को मिले। बिल्कुल। किसी भी कानून में तभी संतुलन रह सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई कानून बना लीजिए, मैं 10 कानूनों का नाम ले सकता हूं यहां, जो देश ने बनाए अच्छी मंशा से, जिनका लेकिन उनका दुरुपयोग गांव गांव, गली गली इतना हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अदालतें भरी पड़ी हैं केसों से, और किसी भी स्टेज पर जाके मुकदमा दर्ज कराने वाला या कराने वाली कह देती है कि जी हमने तो फलाने के कहने से आरोप लगा दिया था। लो, अगले का खेत मकान बिक गया, प्रतिष्ठा गई, 20 साल जेल रह आया, और किसी ने मुस्कुराते हुए कह दिया हमने तो ऐसे ही लगा दिया था आरोप, कहने से थोड़ा बस उस दिन मूड खराब था तो कर दिया। तो अदालत ने कहा ठीक है जाओ। नहीं, जाओ नहीं, झूठा आरोप लगाने वाले को भी 20 साल जेल में डाल दीजिए। एक झूठे आरोप लगाने वाले को 20 साल जेल में डाल दीजिए, आसपास के 25 जिलों में कोई हिम्मत नहीं करेगा झूठा आरोप लगाने की। वो विष्णु तिवारी जी थे जिनके ऊपर झूठा SC/ST आरोप लगा, मां मर गई, पूरा खानदान तबाह हो गया, वो स्वयं बुढ़ापे में जेल से बाहर निकले, और 16 साल से अधिक। अब मैंने ये दिखाया, ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, देयर विल बी ब्लड। ये JNU की दीवारों पर लिखा गया। ऐसे में जब दर्शकों सोचिएगा UGC आएगा, और ये देखिए, ये हेट है, ये घृणा है जिन्होंने लिखा है, सिर्फ घृणा। उनके हाथ में ये जब अस्तुरा आएगा तो वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि बंदर के हाथ में अस्तुरा, फिर तो वो कहां फिराएगा कहां पता नहीं। इसी के अब दूसरे सब्जेक्ट पर, चूंकि अमिताभ सर को पहली बार बुलाया है तो मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश की तो बात करनी ही पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एक नया हंगामा मचा। पुलिस वाले हाथ जोड़े रहे, कहे महाराज जी आज मौनी अमावस्या है, सब लोग उतर के स्नान की तरफ जा रहे हैं, कृपया करके। उसके बाद पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, इसमें आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, शांडिल्य गोत्र है। मौनी अमावस्या में मैंने दादी दादा सबको पूजा करते हुए देखा। उस दिन जब उठेंगी तो ऐसे मौन रहेंगी, जब तक स्नान ना हो जाए, अन्न जल दान ना हो जाए, सब कुछ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैंने पहली बार देखा सर। पहले इसी मुद्दे पे आ जाता हूं। आप तो सर न जाने कितने दिनों से क्या क्या देख रहे हैं। आपने सर मौनी अमावस्या का डेफिनेशन बदलते देखा है सर? नहीं नहीं, इसमें मुझे लगता है दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, जैसा मुझे जानकारी मिली कि शासन ने इस बार जो व्यवस्था की थी उसमें इस बात का उल्लेख था और सभी धर्माचार्यों तक वो बात पहुंचाई भी शासन ने, प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने, कि भाई कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी, जो पुरानी परंपराएं हैं वही रहेंगी। यानी माघ मेले में पालकी और सवारी नहीं निकलती, ऐसी परंपरा वहां नहीं रही सवारी और पालकी निकालने की। इसीलिए उनको शाही स्नान जैसा नहीं कहा जाता। ये लोगों को भ्रम है। कुंभ में शाही स्नान है, सब पालकी, रथ, सब छत्र सब चलता है, उसकी एक व्यवस्था है। और वो आज की नहीं, मतलब हर्षवर्धन के समय से चल रही है, सम्राट हर्षवर्धन, इसलिए वो परंपरा अक्षुण्य है, अविच्छिन्न है। लेकिन माघी मेले में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, नई परंपरा पड़ी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ चल रहे उनके शिष्यों ने एक बंद रास्ते को खुलवा दिया जबरदस्ती, वहां दबाव डालकर, और उसके बाद वो आगे बढ़े। उनका रथ, उनके रथ जैसी पालकी उनकी आगे बढ़ी, वहां से संघर्ष पैदा हुआ। जब वो रास्ता खुलवा दिया उनके शिष्यों ने, तो स्वाभाविक है उनको भी, वो भी उन्माद में आ गए। उनको लगा कि मेरी तो, हमारी विजय हो गई। तो फिर वो उत्तेजक नारे लगने लगे और वो लोग आगे बढ़े। अब पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि वो जहां पर ये संघर्ष हुआ है, जैसा मुझे बताया गया, वो स्थान संगम नोच से 100-200 कदम मुश्किल से रहा होगा, है ना। वहां से पैदल जाने में कोई समस्या नहीं, वो तो आराम से जा सकते हैं। और शंकराचार्य जी तो परमात्मा की कृपा से बहुत स्वस्थ हैं। इनके गुरु जी की बात होती तो तब भी समझ में आता कि भाई वो उनको कौन लेके जाएगा इतनी दूर, स्वरूपानंद जी महाराज को। ये तो स्वस्थ हैं, और वो कहते ही हैं कि स्वस्थ ही सन्यासी हो सकता है। वो एक नई परिभाषा दी उन्होंने कि जो विकलांग है वो सन्यासी नहीं हो सकता। खैर, वो विषय अलग। लेकिन शासन के सामने समस्या ये थी, तथ्य जाना चाहिए कि उस सर्वाधिक भीड़ के घनत्व वाले छोटे से स्थान में अगर इस रथनुमा पालकी को अनुमति दी जाती तो वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो जाती। दो परिस्थितियां, एक, शंकराचार्य जी महाराज की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो ये भी देखना पड़ता, और जनता जो वहां थी संगम त्रिवेणी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस त्रिवेणी में नहा रहे थे जो हजारों लाखों लोग, वो भी शंकराचार्य जी को देखकर उनके दर्शन के लिए भागते। बिल्कुल भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। इसलिए कहा गया कि आप महाराज अपने चरण कमल धरती पर रखिए और हम आपको एस्कॉर्ट करके नहलवाने ले चलते हैं। वो चीज स्वीकार्य नहीं हुई, स्वीकार्य नहीं हुई। चलो वहां तक भी समझ में आता है। पुलिस से झूमा झटकी हुई, पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और शिष्यों ने भी बल प्रयोग किया। इसमें गड़बड़ ये हुआ कि महाराज की उपस्थिति में महाराज को कम से कम शांति के लिए वहां अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पे सबसे बड़े वही थे। मैं वही करूं, वो पुलिस हो या सामान्य भक्त हो या बटुक हो या सामान्य तीर्थयात्री हो, वो सबके लिए उनका संदेश बड़ा होता। अगर वो ये कहते कि नहीं ये चीज स्वीकार्य नहीं, भाई संघर्ष नहीं करो, हम पैदल चले जाएंगे या हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वहां तक भी ठीक है। संघर्ष हो गया, और संघर्ष के बाद जिस ढंग का भाषा का उपयोग हुआ, जिस ढंग की, वो हिंदू व्यवस्था के इस सर्वोच्च आसन की मर्यादा को प्रभावित कर, वो भाषा। हमने देखा वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कि ये औरंगजेब है का बेटा, औरंग बाबर का, हुमायूं का बेटा है, औरंग अकबर का बेटा है, क्या है, औरंगजेब है, दिस दैट। ये भाषा ठीक नहीं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस नाते भी। और एक बात मैं कहूं,
फिर सनातन की बात है, शास्त्र की बात बहुत हो रही है। मैं तो शास्त्र जानता नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज कहता हूं कि हमारे यहाँ तो ये भी एक रूपक है, शास्त्रीय रूपक है कि राजा विष्णु का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। बिल्कुल तो है, आज बिल्कुल। लोकतंत्र में राजा तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, हाँ, हाँ, तो वो बिल्कुल विष्णु का रूप हुए, तो उनके हुए। साथ आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक दूसरा विषय, योगी आदित्यनाथ देश की एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर भी है। नाथ संप्रदाय। आप ऐसे संदेश दे के, ऐसी बातें कह के समाज में, हिंदू समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं। और प्रकारांत, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीधे शामिल होंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे उन तत्वों को लाभ मिलेगा जो सनातन में विघटन चाहते हैं, जो सनातन की सर्वोच्च पीठों में तनाव चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं, ये सबको पता है कौन से तत्व हैं। उसमें देश के भी लोग हैं, विदेश के भी संस्थाएं हैं जो चाहते हैं कि इसमें एका नहीं हो, सनातन में विभेद रहे। बहुत वर्षों तक ऐसी स्थिति रही, हमने देखी कि चारों शंकराचार्य एक साथ नहीं बैठे। हाँ, ये स्थिति किसने पैदा की? आदर्श स्थिति तो ये होती कि हर वक्त चार शंकराचार्य हर बड़े मुद्दे पर एक साथ आते चारों। ये तो मैं स्मरण करूंगा अशोक सिंघल जी का कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो 1000 वर्ष में कभी नहीं हुआ। 1000 जी, वर्ष में ये हिंदू सनातन उसकी वृक्ष की जो अनेकों शाखाएं थी, उनको अलग अलग जो बढ़ रही थी, उनको एक साथ इकट्ठा किया। और इस टकराव ने हिंदू एकता को प्रभावित किया। अब आप सोचिए, जो सामान्य व्यक्ति वहां से गोंडा से, बहराइच से, कुशीनगर से, पडरौना से नहाने गया है त्रिवेणी, वो ऐसा दृश्य देख रहा है, सुन रहा है, उसके मन पर क्या बीतती होगी? कोवल समाज छोट में कहत इस अपराधी। मुद्दे पे है ये। इस तुलसीदास जी मुद्दे ने पर भी लिखा, समाज विचलित हुआ है, हिंदू समाज। भयंकर, तुलसीदास जी ने लिखा, कोवल छोट कहत अपराधु, कौन छोटा कौन बड़ा कहना ही अपराध है। तो कहना ही मुझे लग अपराध। रहा है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शंकराचार्य होने के नाते अभिमुक्तेश्वरानंद जी की थी। अच्छा, ये जो औरंगजेब शब्द है ना, हम्म ये शब्द कुछ ऐसा इशारा करता है कि कंठ महाराज का है और हम्म ये स्क्रिप्ट कहीं और की है। मेरे मन में भी यही बात आई कि क्योंकि ये जो ये उनका स्वाभाविक वो नहीं, एक। और दूसरा, औरंगजेब का एक प्रसंग 2016 में बड़ा चर्चा में आया था देश की राजनीति में। हम्म और तब अखिलेश जी ने कहा था कि ये अमर सिंह ने छपाया है मेरे लिए औरंगजेब। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था मामला, जी, एंकर छपा था फर्स्ट पेज पर कि उसमें औरंगजेब कहा गया था अखिलेश यादव को, ऐसा कुछ मुझे स्मरण आता है। तो अखिलेश जी ने उसको बहुत तीखे उसमें प्रतिवाद किया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि ये अमर सिंह ने मेरे खिलाफ छपवाया। तो औरंगजेब शब्द जब मैंने सुना महाराज के मुंह से, तो मुझे लगा ये कुछ सुना सुना सा शब्द लग रहा है। फिर स्मृति पर जोर डाला तो पता लगा अच्छा वो मसला है, वरना ये महाराज कहां तक औरंगजेब तक चले गए समझ ही नहीं आया। अच्छा, फिर ये तो बात फिट भी नहीं बैठती। आप योगी आदित्यनाथ किसी से महाराज, कहो ठीक है? योगी आदित्यनाथ और औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, फलाना ढिकाना, ये कहीं से कहीं तक गांठ कोई जोड़ ही नहीं सकता माइकल। अगर प्रखर सनातन और प्रखर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सबसे जोरदारी से और बिना किसी झिझक के, बिना किसी कंप्रोमाइजिंग पोस्चर के, हम्म बिना किसी पश्चाताप, बाद में बहुत से लोग बीच बोल जाते हैं लेकिन बाद में पश्चाताप करते हैं, योगी आदित्यनाथ तो ढंग के व्यक्ति ही नहीं। इसलिए ये तो कोई मानेगा ही नहीं कि उनको आप हुमायूं, बाबर, अकबर बताओ, उनके विरोधी भी नहीं मानेंगे। फिर ये महाराज ने ये बात क्यों कही? और मजे की बात देखिए, एक रोचक बात, ये प्रसंग आपने छेड़ दिया, हालांकि मैं इस प्रसंग पर बहुत बोलना नहीं चाहता था कि कोवड़ छोट कहता अपराधु, लेकिन अभी कुछ समय पहले, महीने 2 महीने पहले, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने
कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और हम उसको हिंदू नहीं मानते। ये उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या है, हिंदू नहीं है तो फिर क्या है ये नहीं बताया, बट ये कहा हिंदू नहीं। उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का ऐसा ऐसा सम्मान किया था, ऐसा ऐसा चीरहरण किया था। पवन खेड़ा ने तो पीसी कर दी थी। मैं बोलना नहीं चाहता क्या नहीं कहा था, महाराज की औकात पूछ ली थी उन लोगों ने जिनकी खुद की कोई औकात नहीं, उन्होंने भारत के शंकराचार्य की औकात पूछ ली थी। तब क्या, तब कहां थे ये सब लोग, कहां थे? और एक बात बता दूं, महाराज को स्मरण होगा अच्छे से, जब अखिलेश जी की सरकार में वाराणसी की गलियों में महाराज के शिष्यों को, बड़े महाराज भी इस श्लोक में थे, जब गिरा गिरा कर मारा गया तो केवल अमिताभ अग्निहोत्री था जिसने महाराज के पक्ष में, सनातन के पक्ष में खड़े होकर बहस की थी, केवल मैं था। बिल्कुल। और मेरे कार्यक्रम में महाराज खुद जुड़े थे। बिल्कुल। तब क्या हुआ था? और एक चीज ये स्पष्ट हो जाए कि कौन मन से साथ दे रहा है भावना के कारण और कौन सियासत कर रहा है, इसका एक जंतर देता हूं, टेस्ट कर लो। जो लोग कह रहे हैं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद भारत के सनातन का चेहरा है और उनका अपमान हुआ है और हम उनके अपमान को नहीं सहेंगे और धरती हिला देंगे टाइप का, जो भी लोग राजनीति में ऐसा कह रहे हैं, वो धरती हिलाएंगे कि नहीं हिलाएंगे वो अलग बात है, लेकिन कह रहे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछिए, क्या राहुल जी की कांग्रेस, अखिलेश जी ने, राहुल जी की कांग्रेस, उनके पास सरकारें हैं 2-3 राज्यों में, और अखिलेश जी इंडिया गठबंधन में, इस नाते वो सपोर्ट करें, क्या अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के इस आग्रह को कानून में बदलेंगी कांग्रेस की सरकारें कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध? कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स कम से कम महाराज की इसी मांग को मान ले, हम मान लेंगे कि इनकी आत्मा महाराज जी के साथ अब आ गई। महाराज कह रहे हैं ना कि मैं गाय के लिए प्राण दे दूंगा, अच्छी बात है, तो उनके शिष्य, राजनीतिक शिष्यों को तो चाहिए कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें अपने राज्यों में, इसकी घोषणा करते हैं। और कांग्रेस ये कह दे कि अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सम्मान में अखिल भारतीय कांग्रेस ये कमेटी ये वचन देती है कि जिस दिन वो केंद्र की सत्ता में आएगी, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण गौ हत्या निषेध लागू करेगी। बोल क्या समस्या है? ये लिप सर्विस नहीं चलेगी है? पहले कर्नाटका में लागू करा लें, जहां पे रोहित वेमुला एक्ट लगाया गया है। कर्नाटक में तो अभी लागू कराइए तुरंत, 10-10:30 बज रहा है, 11 बजे तक लागू करा दीजिए। वहां तो सब आप ही का राजपाट है, विधानसभा में बाद में चला जाएगा, अभी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो जाएगा। बिल्कुल। पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलने में 10 मिनट लगता है, टाइप करने में कंप्यूटर से हो जाएगा, 1 मिनट लागू कर दीजिए। हम मान लेंगे कि आप जगत गुरु के साथ खड़े हैं मन से। आप लोग कल तक जगत गुरु का कद नाप रहे थे इंची टेप लेके, है? जब उन्होंने कहा था राहुल गांधी ऐसे, और जब बनारस की घटना घटी थी तो यही समाजवादी पार्टी के लोग जगत गुरु को क्या कह रहे थे, तब भी ये स्वरूपानंद महाराज के उत्तराधिकारी थे, बड़े संत तो तब भी थे। बिल्कुल। हम आपके अन्न को राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने वाली बात कहें तो महाराज, और नहीं कहें तो महाराज की धैतेरे की। ऐसा करने वाले लोग इस वक्त 1008 बन के घूम रहे हैं, लग रहा है यही सब लोग महामंडलेश्वर हो गए राजनीतिक लोग। लेकिन मुझे लग रहा है कि सनातन से जुड़े जो बड़े संत हैं उनको इस मामले में बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये सड़क पर जो विवाद है ये तत्काल समाप्त होना। इससे सनातन की गरिमा गिर रही है। व्यक्ति छोटे होते हैं, सनातन बड़ा है, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन सनातन का सम्मान रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि महाराज जी की भी मुलाकात हो जाए, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, शंकराचार्य सब बैठ के बात करें, और ये
ये बहुत छोटी बात है जिसको लेकर के ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और यूपी की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। और बाकी एक सेगमेंट तो है ही जो अचानक से योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भी बता रहा है ये आदमी ब्राह्मणों का दुश्मन है, सबक सिखाना है। तो हर बार चुनाव आता है तो अचानक से कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं। अमिताभ सर, आप शो में आए और आपने इतनी प्रमुखता के साथ एक्सप्लेन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। धन्यवाद भाई।